नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान शुरू। 9 राज्यों में लोकसभा की 2 सीटों और 12 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के उपचुनाव के लिए भी मतदान जारी। निर्वाचन आयोग ने कोरोना महामारी को देखते हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के शेष 3 चरणों के लिए प्रचार के समय में कटौती की। प्रधानमंत्री ने देश में मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति की समीक्षा की। ऑक्सीजन की बढ़ती मांग को देखते हुए उत्पादन बढ़ाने का निर्देश दिया। रेल मंत्रालय ने लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन कंटेनर ट्रकों को रोल ऑन रोल ऑफ आधार पर ढुलाई की मंजूरी दी। इससे बढ़ते कोविड मामलों को देखते हुए परिवहन लागत कम और समय की बचत होगी। देश में अब तक लगभग 12 करोड़ के करीब कोविड टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 2,17,000 से अधिक मामले सामने आए। आईसीएसई बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं स्थगित की। छत्तीसगढ़ में कोविड संक्रमण पर नियंत्रण के लिए राज्य के 20 जिलों में पूर्णबंदी लागू की गई। अमेरिका के राष्ट्रपति और जापान के प्रधानमंत्री ने चीन के बढ़ते आक्रामक रुख से निपटने के लिए वाशिंगटन में बातचीत की। और खेलों में भारत ने महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण पदक जीते। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से हराया। समाचार प्रभात में देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं लवलीन निगम। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में 5वें चरण का मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है। मतदान शाम 6:30 बजे तक जारी रहेगा। साथ ही आंध्र प्रदेश की तिरुपति और कर्नाटक की बेलगाम लोकसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इसके अलावा 9 राज्यों में 12 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए भी मतदान हो रहा है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के सभी मतदान केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के साथ साथ मतदाता पुष्टि पर्ची वीवीपैट का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में इस चरण में 39 महिलाओं समेत 319 उम्मीदवार 6 जिलों में 45 विधानसभा सीटों के लिए अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 1 करोड़ 12 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इसके लिए 15,789 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी सभी 45 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने 42 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं। कांग्रेस, वाम मोर्चा और उनकी सहयोगी इंडियन सेक्युलर फ्रंट एक साथ संयुक्त मोर्चा के बैनर तले चुनाव लड़ रही हैं। बहुजन समाज पार्टी ने 32 उम्मीदवार खड़े किए हैं। सीपीआईएम ने 25, कांग्रेस ने 11, एआईएफबी ने 2 और आरएसपी, एनपीपी और सीपीआई ने 1-1 उम्मीदवार खड़े किए हैं। कोविड-19 महामारी की स्थिति को देखते हुए चुनाव आयोग ने 1,500 के बजाय प्रति 1,000 मतदाताओं पर 1 मतदान केंद्र बनाया है। कोविड-19 संक्रमण या कोविड-19 के संक्रमण के आशंका वाले मतदाताओं के लिए डाक मतपत्र की व्यवस्था की गई है। दिव्यांग और 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को भी डाक से मतपत्र भेजने की सुविधा दी गई है। सभी मतदान केंद्रों पर पीने का पानी, प्रतीक्षालय, शौचालय जैसी आवश्यक सुविधाएं मौजूद हैं। मतदान केंद्रों पर सैनिटाइजेशन और लोगों का तापमान मापने की व्यवस्था की गई है। आयोग ने पश्चिम बंगाल में 5वें चरण के मतदान के लिए केंद्रीय सशस्त्र बलों की 53 कंपनियां तैनात की हैं। चौथे चरण में 44 विधानसभा सीटों के लिए 789 कंपनियां तैनात की गई हैं। दार्जिलिंग में मतदान की ताजा जानकारी के लिए चलते हैं दार्जिलिंग के एक मतदान केंद्र पर मौजूद हमारे संवाददाता मानस प्रतिम शर्मा के पास। हेलो जी लवलीन। मानस, पश्चिम बंगाल में पिछले 4 चरणों के चुनावों में हमने देखा कि मतदाताओं ने बड़ी संख्या में मतदान किया है, तो अभी इस चरण की बात करें, कितना उत्साह देखने को मिल रहा है?
जी बिल्कुल, इस 5वें चरण में भी मतदाताओं में उत्साह की कोई कमी नहीं है। सुबह 7 बजे पोलिंग शुरू हुआ और मैंने यहाँ पे जैसे 5 से पोलिंग स्टेशन घूम के देखा, यहाँ लंबी कतारें हैं और लोगों में काफी उत्साह है। यहाँ मैंने खास करके महिला और युवा मतदाताओं को देखा वोटिंग देते हुए और बात भी किया, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि यहाँ मौसम का थोड़ा सा भरोसा नहीं है, कब मौसम ठीक हो, कब बारिश आ जाए, तो इसलिए कहा कि जल्दी जल्दी आके हम लोग वोटदान करना चाहते हैं। तो ये पहले घंटे में ही हम लोग ने काफी लंबा कतारें देखे और लोगों में, जैसे आपने कहा, उत्साह की कोई कमी नहीं है। उम्मीद है कि इस चरण में भी अच्छे मतदान होंगे। लवलीन, मानस, देश में कोरोना संक्रमण भी तेजी से फैलने की खबरें आ रही हैं, तो ऐसे में मतदान केंद्रों पर कोरोना से बचाव के क्या इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए जैसे पहले की 4 चरणों में किए गए थे, इस चरण में भी वही कानून है। यहाँ पे कोविड को लेकर यहाँ गोले बनाए गए कि सोशल डिस्टेंस बनाए रखे, मास्क पहनना यहाँ पे मैंडेटरी किया गया है सभी मतदाता। और यहाँ के मैंने देखा कि मतदाता भी यहाँ पे जागरूक है, कोई बिना मास्क से कोई आने वाला मतदाता की संख्या ना के बराबर है। और इसके अलावा यहाँ जो आएंगे मतदान के लिए थर्मल स्कैन किया जाएगा और यहाँ पे हैंड सैनिटाइजर दिया जाएगा और साथ में मतदान के लिए एक ग्लोव्स दिया जाएगा। तो कोविड के मद्देनजर सभी रोकथाम के लिए सभी इंतजाम किया गया है। आपने जिक्र किया था जो डाक मतदान के लिए, जो यहाँ जिसको एब्सेंटी वोटर्स कहते हैं, वो डाक मतदान से लगभग 4000 से थोड़ा ऊपर ही मतदाताओं ने डाक पत्र से अपने मताधिकार का अभिप्रयोग किया और जो बाकी बुजुर्ग लोग हैं या दिव्यांग मतदाता है, उन लोग के लिए अलग से कतार बनाए गए, वो लोग आके यहाँ पे मतदान कर रहे हैं। लवलीन, धन्यवाद मानस इस जानकारी के लिए। आज पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के साथ ही आंध्र प्रदेश के तिरुपति और कर्नाटक की बेलगाम लोकसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। साथ ही 9 राज्यों के 12 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव के लिए मतदान हो रहे हैं। इस उपचुनाव में राजस्थान की 3, कर्नाटक की 2 और गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, तेलंगाना और उत्तराखंड की 1-1 विधानसभा सीटें शामिल हैं। ओडिशा के पीपली विधानसभा सीट का उपचुनाव कांग्रेस उम्मीदवार अजीत मंगाराज की मृत्यु के बाद स्थगित कर दिया गया है और नागालैंड की नोकसान विधानसभा सीट से एकमात्र उम्मीदवार एच चौबा चांग को निर्विरोध चुना गया है। गुजरात के मोडवा हडक सीट, महाराष्ट्र के पंढरपुर विधानसभा सीट, राजस्थान की राजसमंद, सुजनगढ़ और सहारा विधानसभा सीट सहित कुल 12 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। मध्य प्रदेश के दमोह विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस सीट पर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। दमोह में 1,24,000 पुरुष और 1,15,000 महिलाओं सहित लगभग 2,40,000 मतदाता 22 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। लगभग 27% मतदाता 18 से 29 वर्ष के बीच के हैं। दमोह में 359 मतदान केंद्रों पर सुचारू मतदान प्रक्रिया के संचालन के लिए 1,880 कर्मचारियों को तैनात किया गया है। यहाँ 123 मतदान केंद्र संवेदनशील है, जबकि 219 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की जा रही है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार तोमर ने बताया कि मतदान के दौरान कोविड-19 दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। प्रत्येक मतदाता के लिए मास्क लगाना अनिवार्य है। सभी मतदान केंद्रों पर साबुन और सैनिटाइजर भी उपलब्ध है। दमोह से अनिल जैन के साथ संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। झारखंड में मधुपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए 487 मतदान केंद्रों पर आज सवेरे मतदान शुरू हो गया। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवारों समेत 6 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल में विधानसभा के 6ठे चरण के मतदान के लिए प्रचार तेज हो गया है। सभी राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता राज्य के तूफानी दौरे पर हैं। 6ठे चरण में पश्चिम बंगाल में 4 जिलों में 43 सीटों पर 22 अप्रैल को मतदान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा के 5वें चरण में आज हो रहे मतदान में लोगों से बड़ी संख्या में भाग लेने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि जो लोग पहली बार मतदाता बने हैं, उन्हें अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। निर्वाचन आयोग ने कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए पश्चिम बंगाल चुनाव के बाकी बचे 3 चरणों के लिए चुनाव प्रचार की अवधि घटा दी है। आयोग ने प्रतिदिन शाम 7 बजे से अगले दिन सुबह 10 बजे तक चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध लगा दिया है। घर घर जाकर प्रचार करने का समय 48 घंटे से बढ़ाकर 72 घंटे कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालयों और राज्य सरकारों के बीच तालमेल जरूरी है।
उन्होंने इसकी बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री ने एक बैठक में कोरोना प्रभावित 12 राज्यों में ऑक्सीजन आपूर्ति की वर्तमान स्थिति और इसकी अनुमानित मांग की कल विस्तृत समीक्षा की। बैठक में प्रधानमंत्री को जानकारी दी गई कि केंद्र और राज्य सरकारें नियमित रूप से संपर्क में हैं और अनुमानित मांग संबंधी आंकड़े राज्यों के साथ साझा किए जा रहे हैं। ज्यादा संक्रमण वाले 12 राज्यों को 4,880 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन आवंटित की जा चुकी है। इसके अलावा इन राज्यों को 12,212 मीट्रिक टन अतिरिक्त ऑक्सीजन की भी आपूर्ति की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को पूरे देश में ऑक्सीजन ले जाने वाले टैंकरों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ऑक्सीजन सिलेंडर भरने वाले संयंत्रों को 24 घंटे काम करने की अनुमति दी जाएगी। सरकार औद्योगिक सिलेंडरों को चिकित्सा ऑक्सीजन सिलेंडरों के रूप में उपयोग करने की भी अनुमति दे रही है। भारतीय रेल ने लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन कंटेनर ट्रकों को रोल ऑन रोल ऑफ आधार पर ढुलाई की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय द्वारा इस विशेष मंजूरी से भारतीय रेल जल्द ही देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन से भरे क्रायोजेनिक टैंकर ट्रकों को पहुंचाएगा। महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य में तरल ऑक्सीजन पहुंचाने के अनुरोध पर रेल मंत्रालय ने यह निर्णय लिया है। रेलवे ने कहा है कि लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन से भरे क्रायोजेनिक कंटेनर ट्रकों को विशेष रेलवे वैगनों के माध्यम से नजदीकी गंतव्य शहरों तक ले जाया जाएगा। इसके बाद ट्रक अपने निर्धारित सुपुर्दगी स्थान पर जाएंगे, जिनमें अस्पताल या विशेष चिकित्सा सुविधाएं शामिल हैं। रेलवे ने कहा है कि कोरोना मामलों में वृद्धि को देखते हुए स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के लिए मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाने में इसमें कम परिवहन लागत लगेगी और समय की बचत भी होगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि सरकार कोविड से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि देश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर जैसी आवश्यक सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार चिकित्सा से जुड़े बुनियादी ढांचे में लगातार सुधार कर रही है। श्री हर्षवर्धन ने आज उन राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे जहां मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में रेमडेसिविर की कमी के आरोप पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्यों के प्रवर्तन प्राधिकरणों और औषध नियंत्रकों से रेमडेसिविर की कालाबाजारी, जमाखोरी और ज्यादा कीमत वसूलने पर कड़ी कार्रवाई करने को कहा गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि लोगों द्वारा कोविड दिशा निर्देशों का ठीक से पालन न करने के कारण कोरोना संक्रमण के मामलों में अचानक इतनी वृद्धि हुई है। उन्होंने लोगों से कोविड नियमों का कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता पर जोर दिया। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को किसी भी कीमत पर हम ना भूलें। वैक्सीनेशन भी साथ साथ चल रहा है। हमको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी मास्क, साबुन से हाथ धोना और 2 गज की दूरी और जो सुपर स्प्रेडर बड़े बड़े भीड़ वाले इवेंट्स हैं इनको अवॉइड करना है। मजबूरी में जाना भी पड़ता है तो भी प्रिकॉशंस को नहीं छोड़ना है। तो हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह से 2020 में कोविड के खिलाफ लड़ाई को हम लोगों ने एक सफलता की चरम सीमा तक पहुंचाया था, वैसे ही ये फेज भी हमारा निकल जाएगा और इस लड़ाई में भी जो चैलेंजेस हैं उनको हम पूरी तरह से ओवरकम करने में सफल होंगे। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा ने कहा है कि सरकार रेमडेसिविर इंजेक्शन का उत्पादन बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। श्री गौड़ा ने रेमडेसिविर की उपलब्धता से संबंधित मुद्दों पर केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया, औषध सचिव, अध्यक्ष राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण और ड्रग्स कंट्रोलर जनरल के साथ कल बैठक की। उन्होंने कहा कि रेमडेसिविर का उत्पादन 28 लाख खुराक प्रतिमाह से बढ़ाकर 41 लाख प्रतिमाह हो गया है। उन्होंने बताया कि पिछले 5 दिनों के दौरान 6,69,000 खुराकें विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। देश भर में कुल टीकाकरण लगभग 12 करोड़ के आंकड़े के करीब पहुंच गया है। कल 26 लाख से अधिक टीके लगाए गए। देश में अब तक कोविड टीके की कुल 11 करोड़ 97,87,239 खुराक दी जा चुकी हैं। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 2,17,000 से अधिक मामले सामने आए। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने 20 जिलों में पूर्णबंदी लागू कर दी है। दंतेवाड़ा और बस्तर जिलों में कल से लॉकडाउन लागू किया जाएगा। अब तक राज्य के 28 में से 21 जिलों में पूर्णबंदी लगा दी गई है। बाकी के 7 जिलों में व्यापारिक प्रतिष्ठानों के खुले रहने का समय सीमित कर दिया गया है।
लॉकडाउन का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा जगदलपुर में फ्लैग मार्च निकाला गया। वहीं बस्तर संभाग के जिन जिलों में लॉकडाउन नहीं लगा है, वहां भी साप्ताहिक हाट बाजारों पर प्रतिबंध लगाते हुए दुकानों को खोलने का समय सीमित कर दिया गया है। इस बीच लॉकडाउन के दौरान गरीब परिवार के लोगों को खाद्य सामग्री की कमी का सामना न करना पड़े, इसके लिए राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि उचित मूल्य दुकानों से अप्रैल माह का राशन वितरित किया जाएगा। राशन प्रदान करने के दौरान सभी कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। इस बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि पूर्णबंदी के दौरान लोगों को उनके घरों पर फल, सब्जी, दूध, रसोई गैस और अन्य आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें। उत्तर प्रदेश सरकार ने समूचे राज्य में प्रत्येक रविवार को पूर्णबंदी की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राज्य में कोविड संक्रमण की स्थिति की समीक्षा के बाद ये निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि पूर्णबंदी वाले दिन जागरूकता अभियान सहित आपातकालीन सेवाओं और साफ सफाई का काम जारी रहेगा। ये पूर्णबंदी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भी लागू होगी। मुख्यमंत्री ने मास्क न लगाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। बिना मास्क के पहली बार पकड़े जाने पर 1,000 रुपए और दूसरी बार पकड़े जाने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। दिल्ली में पिछले 24 घंटों के दौरान 19,486 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसी अवधि में 12,649 मरीज संक्रमण मुक्त हुए और 141 लोगों की जान चली गई। फिलहाल राष्ट्रीय राजधानी में 61,000 से अधिक लोगों का इलाज चल रहा है। इस बीच दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 76,000 से अधिक लाभार्थियों को कोविड से बचाव के टीके लगाए गए। इन्हें मिलाकर अब तक कोविड की 24,50,000 से अधिक खुराक दी जा चुकी है। गुजरात में भी कोरोना से पीड़ित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार ने महामारी पर नियंत्रण के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। गुजरात में कल कोविड-19 संक्रमण के 8,920 नए मामले दर्ज किए गए। सबसे अधिक 2,842 नए मामले अहमदाबाद में सामने आए, जबकि सूरत में 1,522 नए मामले दर्ज किए गए। राज्य में 3,387 मरीजों को ठीक होने के साथ विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दी गई। कल राज्य में 94 मरीजों की मृत्यु हो गई। इसके साथ ही जान गंवाने वाले मरीजों की कुल संख्या 5,170 तक पहुंच गई है। राज्य में इस वक्त 49,737 सक्रिय मामले हैं। इस बीच गुजरात सरकार ने पूरे राज्य में कोविड मरीजों के लिए HRCT सीटी स्कैन की अधिकतम दर 3,000 रुपया निर्धारित कर दी है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बृहन्मुंबई नगर निगम BMC को कोविड की जांच रिपोर्ट समय पर उपलब्ध कराने को कहा है। मुंबई में कोविड स्थिति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ठाकरे ने कहा कि इस विकट परिस्थिति से निपटने के लिए सभी को एक साथ मिलकर काम करना होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। बैठक में सीएम ठाकरे ने कहा कि कोविड का जल्द पता लगाने से मरीजों की संख्या को काबू में किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सभी परीक्षण प्रयोगशालाओं को जल्द से जल्द परीक्षण रिपोर्ट मरीजों को उपलब्ध करानी चाहिए। BMC आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने कहा कि कोविड की दूसरी लहर इस साल 10 फरवरी से मुंबई में शुरू हुई। 85% संक्रमित रोगियों में कोई लक्षण नहीं पाए जा रहे हैं। बैठक में बताया गया कि मुंबई में 153 कोविड अस्पताल है, जिनमें 20,400 बिस्तर उपलब्ध है और आने वाले सप्ताह में बिस्तर की क्षमता 22,000 तक पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा कि भले ही मुंबई के ताजा मामले 8 से 10,000 के दायरे में है, लेकिन इसके बावजूद शहर में लगभग 10,000 मरीज रोजाना ठीक हो रहे हैं। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। बिहार में कोविड-19 की स्थिति पर चर्चा के लिए आज पटना में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। बैठक की अध्यक्षता राज्यपाल फागू चौहान करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने के लिए राज्य में और पाबंदियां लगाने के संकेत दिए हैं। श्री कुमार ने कहा कि अगर स्थिति खराब रहती है तो कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। इस बीच राज्य में पिछले 24 घंटों में कोविड संक्रमण के 6,253 सक्रिय मामले सामने आए। 45 मरीजों की मौत हो गई। बिहार सचिवालय के 20 कर्मचारियों में संक्रमण की पुष्टि होने के बाद सचिवालय को 25 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया गया है। महामारी को देखते हुए समूचे राज्य में जिम, संग्रहालयों और खेल परिसरों को 15 मई तक बंद कर दिया गया है। राज्य में कल 39,237 लोगों को कोविड से बचाव के टीके लगाए गए। राज्य में अब तक 56,57,953 से अधिक लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं।
आईसीएसई बोर्ड ने इस वर्ष 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। बोर्ड ने सूचित किया है कि परीक्षा की नई तारीखों पर अंतिम निर्णय जून के प्रथम सप्ताह तक लिया जाएगा। 10वीं के परीक्षार्थियों को ये छूट होगी कि वे बाद में परीक्षा दें या परीक्षा न देने का विकल्प चुनें। इससे पहले केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भी इस वर्ष होने वाली 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी थी, जबकि बोर्ड की 12वीं की परीक्षा स्थगित की गई है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान शुरू। 9 राज्यों में लोकसभा की 2 सीटों और 12 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के उपचुनाव के लिए भी मतदान जारी। निर्वाचन आयोग ने कोरोना महामारी को देखते हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के शेष 3 चरणों के लिए प्रचार के समय में कटौती की। प्रधानमंत्री ने देश में मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति की समीक्षा की। ऑक्सीजन की बढ़ती मांग को देखते हुए उत्पादन बढ़ाने का निर्देश दिया। रेल मंत्रालय ने लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन कंटेनर ट्रकों को रोल ऑन रोल ऑफ आधार पर ढुलाई की मंजूरी दी। इससे बढ़ते कोविड मामलों को देखते हुए परिवहन लागत कम और समय में बचत होगी। देश में अब तक लगभग 12 करोड़ के करीब कोविड टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 2,17,000 से अधिक मामले सामने आए। आईसीएसई बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं स्थगित की। छत्तीसगढ़ में कोविड संक्रमण पर नियंत्रण के लिए राज्य के 20 जिलों में पूर्णबंदी लागू की गई। अमेरिका के राष्ट्रपति और जापान के प्रधानमंत्री ने चीन के बढ़ते आक्रामक रुख से निपटने के लिए वाशिंगटन में बातचीत की। और खेलों में भारत ने महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण पदक जीते। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कल राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस में जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा से मुलाकात की। श्री बाइडेन के राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालने के बाद किसी देश के नेता के साथ ये पहली आमने सामने की बैठक थी। बैठक में चीन के बढ़ते आक्रामक रुख से निपटने के लिए मुख्य रूप से चर्चा हुई। इसके अलावा ताइवान के पास चीन के बढ़ते सैन्य दखल, हांगकांग में उसकी तेज होती पकड़ तथा शिंजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों पर चीन की कड़ी कार्रवाई पर भी विचार विमर्श हुआ। राष्ट्रपति भवन में संवाददाता सम्मेलन में जापान के प्रधानमंत्री सुगा ने बताया कि उन्होंने श्री बाइडेन से जापान में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के आयोजन में आगे बढ़ने की अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है और श्री बाइडेन उन्हें सहयोग देने का आश्वासन दिया है। जापान के प्रधानमंत्री के साथ बैठक के बाद मई में दक्षिण कोरिया के साथ शिखर वार्ता होनी थी। चीन और उत्तर कोरिया की गतिविधियों से निपटने के लिए क्वाड समूह के देशों ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के साथ साथ श्री बाइडेन दक्षिण कोरिया के साथ संयुक्त प्रयासों को गति देना चाहते हैं। और अब खेल समाचार। आईपीएल क्रिकेट में कल चेन्नई सुपर किंग्स ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के लिए ये दोहरी जीत थी क्योंकि उन्होंने चेन्नई टीम के लिए आईपीएल में कल अपना 200वां मैच भी खेला। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हुए मैच में पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 106 रन बनाए। चेन्नई सुपर किंग्स ने 15 ओवर और 4 गेंद में ही 107 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। आज आईपीएल में मुंबई इंडियंस का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। अन्य खेल खबरों में कुश्ती के अखाड़े से भारत के लिए सुनहरी खबर। विनेश फोगाट और अंशु मलिक ने कजाकिस्तान के अलमाटी में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल कर लिए हैं। भारत ने इस चैंपियनशिप में महिला वर्ग में 4 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक सहित कुल 7 पदक जीते हैं। दिव्या काकरान ने 72 किलो भार वर्ग में, विनेश फोगाट ने 53 किलो, अंशु मलिक ने 57 किलो और सरिता मोन ने 59 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किए। सरिता और दिव्या ने इस प्रतियोगिता में एक के बाद एक स्वर्ण जीता। ऐसा करने वाली वे पहली 2 भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। टेनिस के कोर्ट का रुख करें तो बिली जीन किंग कप वर्ल्ड ग्रुप प्लेऑफ टाई में लातविया की येलेना ओस्टापेंका ने अंकिता रैना को पहले मैच में 6-2, 5-7, 7-5 से हरा दिया। एक अन्य मुकाबले में करमन कौठांडी को अनास्तासा सीजा सेवास्तोवा से हार का सामना करना पड़ा। क्वालीफायर में आगे बढ़ने के लिए भारत को अब आज 2 रिवर्स सिंगल्स और डबल्स मुकाबले जीतने होंगे। उधर मोंटे कार्लो मास्टर्स टेनिस प्रतियोगिता में रूस के आंद्रे रुबलोव ने 11 बार के चैंपियन राफेल नडाल को 6-2, 4-6, 6-2 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पहली बार सेमीफाइनल में पहुंचे रुबलेव का सामना अब कैस्पर रूड से होगा। आकाशवाणी समाचार, स्पोर्ट्स डेस्क।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी पर भी उपलब्ध हैं। और देवेंद्र, आप बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी लवलीन, कोरोना की बढ़ती खबरों के बीच प्रधानमंत्री द्वारा कल समीक्षा बैठक के बाद दिए गए ये निर्देश कि सभी संयंत्र पूरी क्षमता से करें ऑक्सीजन का उत्पादन, सभी अखबारों में है। दैनिक जागरण की पहली खबर है, महामारी थामने में जुटी सरकार। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाली कमान, महीने भर में दोगुना होगा स्वदेशी टीके का उत्पादन। पत्र आगे लिखता है, प्रधानमंत्री ने हर जिले का प्लान बनाने को कहा। दिल्ली में सप्ताहांत कर्फ्यू पर नवभारत टाइम्स कहता है, कर्फ्यू शुरू, नियम तोड़ा तो होगी एफआईआर। मेट्रो और बसें मिलेंगी लेकिन थोड़े इंतजार के बाद। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, कोरोना हारेगा या जीतेगा इस बात से तय होगा कि हमने कितनी समझदारी दिखाई। भारत लौटेगा भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी शीर्षक से लोक सत्य की खबर है। पीएनबी घोटाले में वांटेड कारोबारी के प्रत्यर्पण को ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने दी मंजूरी। हरिभूमि लिखता है, सीबीआई की कोशिशें रंग लाई। पत्र आगे लिखता है, बैंकों को करोड़ों का चूना लगाकर भाग गया था नीरव। राष्ट्रीय सहारा ने सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश को दिया है, चेक बाउंस के मामले जल्द निपटाने के उपाय करे केंद्र। पत्र आगे लिखता है, एक ही लेन देन से संबंधित व्यक्ति के खिलाफ 1 वर्ष के भीतर दर्ज मामलों को सभी मुकदमों को साथ जोड़ने पर जोर। घाटी में अब कश्मीरियत के रंग में रंगने लगी सेना, अमर उजाला में प्रमुखता से है। पत्र आगे लिखता है, स्थानीय लोगों के बीच दोस्ताना रिश्ते बनाने की कवायद के तहत सेना के वाहनों पर घाटी के मशहूर स्थलों के चित्र होंगे। इस वर्ष मॉनसून के सामान्य रहने का अनुमान सभी अखबारों में है। नवभारत टाइम्स कहता है, मौसम विभाग ने भी कहा भरपूर बारिश के आसार। उधर हिंदुस्तान ने एनसीआर में देर शाम आंधी बारिश से तापमान में थोड़ी गिरावट की खबर सचित्र दी है। राजस्थान पत्रिका की खबर है, 97% धरती की पारिस्थितिकी सेहत हो गई खराब। पत्र ने इसे कुदरत से खिलवाड़ शीर्षक देते हुए लिखा है, अधिकतर प्रजातियां मानव हस्तक्षेप के कारण लुप्त हुई और इंसान करता जा रहा है गलती पर गलती। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान शुरू। 9 राज्यों में लोकसभा की 2 सीटों और 12 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के उपचुनाव के लिए भी मतदान जारी। निर्वाचन आयोग ने कोरोना महामारी को देखते हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के शेष 3 चरणों के लिए प्रचार के समय में कटौती की। प्रधानमंत्री ने देश में मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति की समीक्षा की। ऑक्सीजन की बढ़ती मांग को देखते हुए उत्पादन बढ़ाने का निर्देश दिया। रेल मंत्रालय ने लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन कंटेनर ट्रकों को रोल ऑफ आधार पर ढुलाई की मंजूरी दी। इससे बढ़ते कोविड मामलों को देखते हुए परिवहन लागत कम और समय की बचत होगी। देश में अब तक लगभग 12 करोड़ के करीब कोविड टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 2,17,000 से अधिक मामले सामने आए। आईसीएसई बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं स्थगित की। छत्तीसगढ़ में कोविड संक्रमण पर नियंत्रण के लिए राज्य के 20 जिलों में पूर्णबंदी लागू की गई। अमेरिका के राष्ट्रपति और जापान के प्रधानमंत्री ने चीन के बढ़ते आक्रामक रुख से निपटने के लिए वाशिंगटन में बातचीत की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।